हमारा है कि इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है, जब किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्स। जैसे मैं मान लो वाटर को ही लेता हूं, तो यहाँ पे H2 रखोगे और कोई दूसरा H2 वाटर ले लो, अब क्या होता है, इधर पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है ना, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगता है लेकिन लगता है ना, समझ में आया। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है। एक किसको क्या बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर एटॉमिक फोर्स, राइट। अब इंटर एटॉमिक फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, जब कोई दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस का हो और उसके बीच में कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, कोहेसिव फोर्स। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, देखो हमने दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, दो मॉलिक्यूल सेम सब्सटेंस का, जैसे हमने वाटर लिया तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, ये दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। तो दो सेम मॉलिक्यूल्स, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, द फोर्स बिटवीन molecules of same substance, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे, जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। एक और फोर्स होता है आपका एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या होता है कि जब कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, राइट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस के बीच का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। जैसे कि वाटर को ऑक्सीजन के साथ जो फोर्स लगेगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मान लो कोई फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे, राइट। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स। कोई दिक्कत है, जैसे कि मान लो एक जगह लेयर बना हुआ है वाटर का और है एयर का, अब तो एयर और वाटर के बीच में जो फोर्सेस लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आई। एडहेसिव फोर्स क्या होगा, the forces between molecules of different substance is called adhesive force. The force between molecules of different substance is called adhesive force. ठीक, एडहेसिव फोर्स समझ में आया, कोहेसिव फोर्स समझ में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स समझ में आया, इंटर में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं एडहेसिव फोर्स हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया, बताओ कि ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, एक मॉलिक्यूल दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, उसका कुछ रेंज होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर तक लगा पाएगा, इसकी रेंज बहुत कम होती है ना। तो इसका जो रेंज होगा उस रेंज को हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ इंट्रा एटॉमिक फोर्स, रेंज ऑफ इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब ये क्या होगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल से, ये मान लो एक मॉलिक्यूल तो वाटर का है, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर का है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है तो ये बहुत दूर होने पर नहीं लगता, है ना। एक फिक्स डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, वहीं तक इसका फोर्सेस क्या होता है, इफेक्टिव होता है। उसके बाद क्या होगा, इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, राइट। जितना नजदीक होगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, दूर होगा तो क्या होगा, कम इफेक्टिव होने लगता है, राइट। तो आप बोल सकते हो मैक्सिमम, ये जो रेंज होता है मैक्सिमम डिस्टेंस
मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू इंटरएटॉमिक या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव is called intermolecular range of intermolecular. क्या तक समझ में आया क्या? और ये लगभग होता है ना, ये लगभग कम होता है, ये नैनोमीटर्स में होता है, जैसे लिख सकते हो लगभग आपका 10⁻⁹ मीटर के आसपास होता है। मतलब इससे ज्यादा दूर तक इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इफेक्टिव नहीं रहता। बात समझ में आई? ये बहुत कम होता है, बहुत 10⁻⁹ मीटर बोल रहा हूं मैं, ये नैनोमीटर में है, तो बहुत छोटे डिस्टेंस है कि क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लगता है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो जल्दी से पहले लिख लो इसे और आगे हम लोग बताते हैं। ठीक है, हो गया ना? अच्छा ठीक है, अभी जो बताया कि जो रेंज है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, क्या वो किसी एक डायरेक्शन में होगा या सभी डायरेक्शन में होगा? सभी डायरेक्शन में होगा, राइट? तो जो सभी डायरेक्शन में होगा, मान लो किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर किए, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, या ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहा होगा, वो क्या होगा? वो हर डायरेक्शन में होगा, सभी डायरेक्शन में होगा ना, वो कि नहीं होगा? और इसका रेंज कितना होगा? रेंज उतना ही होगा जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का रेंज है। तो अगर हम इसको चारों तरफ का एक बना दे तो ये कैसा बनेगा? अगर चारों तरफ हम इसको कंसीडर कर दिए, इस बार क्या बनेगा? ये स्फीयर बनेगा, सर्कल बनेगा? सर्कल बनेगा या स्फीयर बनेगा? स्फीयर बनेगा, है ना? तो एक स्फीयर बनता है जब किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर करो तो उसको चारों तरफ स्फेरिकल शेप में चारों तरफ से क्या लग रहा होगा? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा होगा ना? तो जो फोर्स लग रहा होगा तो एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? रेडियस उतना ही होगा जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का रेंज है। रेडियस कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का जितना रेंज होगा उतने रेंज का स्फेरिकल जो अब स्फीयर बना, उस सारे स्फीयर के सारे पॉइंट तक क्या लगा, उसका इफेक्टिव फोर्स लग रहा होगा, राइट? लग रहा होगा ना? इस जो स्फीयर बना, इस स्फीयर को बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब इस स्फीयर के इनसाइड उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का क्या होगा? इफेक्टिवनेस होगा। बात समझ में आई कि नहीं? उस पूरे रेंज में, वो स्फेरिकल पूरे रेंज में क्या करेगा? वो इंटरएटॉमिक फोर्सेस, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस लग रहा होगा। कोई दिक्कत है? एक ही मॉलिक्यूल पे सारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सेम रहेगा? हाँ, ये तो आ रहा है कि क्या सारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स सेम रहेगा? ऐसा नहीं। जिसका आपको पता है कि ये गैस है, गैस में पार्टिकल्स अलग अलग है ना? सॉलिड में क्या है? पास है। तो ये जो लगता है ना, ये किसके लिए है? फ्लूइड्स के लिए, राइट? तो फ्लूइड्स में जो फोर्सेस लगेगा, जो डेंसिटी कम होंगे उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा? कम होगा। तो डेंसिटी जिसका ज्यादा होगा उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आप ऐसे बोल सकते हो प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। और जिसका कम होगा उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगा। कोई दिक्कत है? तो एयर में मान लो एयर का लग रहा है तो उसके इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? कम होगा, है ना? अगर मान लो मैं एक पार्टिकल समझा कि वाटर का है और एक एयर का है और दूसरा वाटर का है, ये वाटर का मॉलिक्यूल से, ये वाटर का मॉलिक्यूल से और ये एयर के मॉलिक्यूल से, अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो कम होगा एज कंपेयर टू दिस, होगा ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? ठीक। अब क्या करते हैं, एक मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है,
ठीक है, या कोई फ्लूइड से, इस फ्लूइड को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक, तो एक यहाँ पे लेयर बनेगा, सरफेस बन जाएगा, कहीं तक किसी हाइट तक तो होगा, मान लो इस हाइट तक क्या है सरफेस, ये यहाँ हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ, और इधर क्या है एयर। एग्जांपल्स के लिए मान लो इधर वाटर से, ठीक है, इधर वाटर, कोई दिक्कत है? तो एक पहले टर्म डिफाइन होता है, उसको बात में समझे। अगर हमने ये क्या करें, फिल्म बना ले, इसको फिल्म को तरह देखें। फिल्म मतलब क्या, यहाँ से हम लोग उतना रेंज का जितना इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होगा उस रेंज का एक लाइन ड्रॉ कर लेते, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसका रेंज कितना है, ये बहुत मैं अलग बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो रेंज है क्या होगा, बहुत कम होता है, बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है। कहाँ कितना थिन होगा, लगभग 10⁻⁹ मीटर के आसपास, नैनोमीटर। तो अगर मैंने ये लाइन जो ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने ये थिन फिल्म ऐसे समझ लो कि ड्रॉ कर लिया है, और इसका लेंथ कितना होगा, इंटरमोलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस का जो रेंज है उसके रेंज के इक्वल है, राइट। अब एक कोई पार्टिकल कंसीडर करो, इधर मान लो क्या हमारा फ्लूइड से, यहाँ पे कोई फ्लूइड भरा हुआ है, राइट। अब हमने इसमें इन बिटवीन कोई पार्टिकल को कंसीडर करो, किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करो, इसमें क्या चारों तरफ फोर्सेस लग रहा होगा, हर तरफ से क्या है लग रहा होगा ना, यहाँ पे हर तरफ से क्या है, हर तरफ लिक्विड ही है, सेम लिक्विड है, तो कौन सा कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, है ना, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा इसके चारों तरफ क्या मतलब स्फेरिकल इन्फ्लुएंस में लग रहा होगा क्या, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, और इस स्फीयर पे हर तरफ के इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा होगा, तो क्या इसमें नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा जीरो, इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये जो हमने लाइन कंसीडर किया है जिसका थिकनेस कितना है, इंटरमोलिक्यूलर रेंज फोर्सेस के रेंज के इक्वल है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे किसी पॉइंट को ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, राइट, तो इसका क्या होगा, इधर फोर्सेस लग रहे होंगे, ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इधर ज्यादा लग रहा होगा, ऐसा होगा ही नहीं होगा। ऊपर का जो होगा, ऊपर तो एयर है, डेंसिटी उसका कम है, उधर के फोर्सेस क्या होगा, बहुत वीक होगा, वीक होगा नहीं होगा, होगा ना। अच्छा बताओ कि इसमें अगर वीक होगा, इधर का फोर्सेस तो वीक होगा, तो अगर हम इसका स्फीयर बनाए, इसको स्फीयर बनाए, तो इसमें नेट फोर्स लग होगा कि नहीं होगा, कुछ किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, इसके किधर फोर्स होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पे नेट फोर्स लग रहा होगा, इस पे किधर होगा नेट फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा। अगर मान लो पूरा हमने एक ऊपर वाले लेयर पे किया है, तो सबसे टॉप पे जो लेयर है उस पे किसी पॉइंट को हमने कंसीडर किया, किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, राइट, होगा। अब इस मॉलिक्यूल पे देखो तो क्या लग रहा होगा, ऐसे फोर्सेस लग रहा है इस पे, इधर 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 इधर, ये फोर्सेस लग रहे हैं क्या इस पे, ऊपर का फोर्सेस क्या होगा, सबसे वीक होगा, बहुत वीक होगा, एयर का डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी से, या जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी से बहुत कम है मान लो। तो अब क्या होगा, इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इसके अपेक्षा इस पे ज्यादा लग रहा होगा ना। तो मैक्सिमम जो फोर्स लग रहा होगा सबसे टॉप वाले पॉइंट पे लग रहा होगा नेट फोर्स, और किधर लग रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट। तो सबसे ज्यादा जो फोर्स लग रहा है किस पे लग रहा है, अपवर्ड वाले पे, और कौन सा डायरेक्शन लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, इधर भी फोर्सेस लग रहे हैं, इधर भी फोर्सेस लग रहे हैं, और ये सिर्फ इधर इधर नहीं है, इधर भी लग रहा होगा, उधर भी लग रहा होगा, उधर भी लग रहा होगा, उधर भी लग रहा होगा, सभी डायरेक्शंस में लग रहे होंगे, है ना। और सबका नेट फोर्स किधर जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया। ये जो टॉपमोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस ऐसे डिफाइन कर सकते हो, अ सरफेस इन विच, या सरफेस ऑन विच द नेट शियरिंग फोर्स इज जीरो। उसमें नेट शियरिंग फोर्स क्या लगता है, जीरो लगता है ना। इफेक्टिव शियरिंग फोर्स जो लगता है, नेट शियरिंग फोर्स को क्या लगता है, जीरो लगता है। शियरिंग फोर्स किसी एक डायरेक्शन में ले रहा है, सारे फोर्सेस क्या है, एक दूसरे को इधर उधर लग रहे हैं, तो शियरिंग फोर्स क्या लगता है फ्री सरफेस पे, जीरो लगता है, राइट। ये कौन सा लेयर है, फ्री सरफेस, राइट। अब देखो फ्री सरफेस में होगा क्या, जैसे सबको बोल रहा हूं कि सब क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब सबको नीचे फोर्स लग रहा है, तो सबका क्या टेंडेंसी होगा, नीचे जाने की।
तो जो भी टॉप पे पॉइंट होगा, या आपसे बोल सकते हो कि ये जो रेंज है इंटरमोलिकुलर फोर्स का रेंज जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, उस पे हर एक पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। अब इसके कारण क्या होता है, ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। ये जो लेयर बनाया हमने, ऐसे क्या लेयर कैसे बिहेव करता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है ना। क्योंकि हर सब के सब क्या है, खींचा हुआ फील कर रहा है। इसके ऊपर का जो लेयर हमने फ्री सरफेस बनाया, उसपे फ्री सरफेस में हर एक पार्टिकल क्या है, नीचे की तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है ना। अब एक बार और थोड़ा सा देखो, अगर मैंने इसको क्या किया, इसे टॉप पॉइंट से व्यू दिया, अगर ऊपर से मैंने ऐसे किया, ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, ऊपर से अगर देखोगे, हमने उस पॉइंट को ऐसे किया, ऊपर से देख रहा हूं टॉप व्यू से, उस एक मॉलिक्यूल्स को ऊपर से देख रहे हैं, बड़ा सा बना देता हूं ताकि हमको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब उस पॉइंट पे क्या करूं, उस सरफेस पे ऐसे होगा सरफेस, ऐसे सरफेस है ना, उस ऐसे सरफेस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये हमने लाइन ड्रॉ किया, एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन में मॉलिक्यूल्स होगा ना, तो मॉलिक्यूल्स मान लो यहाँ है, सपोज यहाँ है, वो यहाँ है, मतलब हर जगह होंगे, मैं दिखाने के लिए अलग अलग दिखा, है ना, कोई दिक्कत इधर। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। अब बताओ कि इस इमेजिनरी लाइन जो मॉलिक्यूल्स हमने किया, इस लाइन पे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल किधर खींच रहा होगा, नीचे की तरफ खींच रहा होगा, सब नीचे की तरफ खींच रहा होगा नहीं, ऊपर होगा। हर एक पार्टिकल नीचे की तरफ खींचा हुआ फील कर रहा है ना। अच्छा, इसके इधर भी तो है ना मॉलिक्यूल, इधर भी तो है, चारों तरफ है, तो उधर भी फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, इधर भी तो लग रहा है फोर्सेस, अरे लग रहा है कि नहीं, इधर भी फोर्सेस लग रहे हैं। अब तुम ये बताओ कि मान लो हम ऐसे समझो कि हम है इधर, हमको इधर भी पकड़ा हुआ, इधर भी पकड़ा हुआ है ना, और कोई नीचे खींचेगा तो क्या होगा, हम इधर वाले को खींचेंगे नहीं खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे, इधर भी खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, तो हमारे हाथों में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं दोनों तरफ से। यही टेंशन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। जब हमको खींचेगा ये टाइट होगा, अब तुम इसमें कुछ रख दोगे तो बाहर क्या करेगा, बर्दाश्त कर लेगा नहीं करेगा, करेगा कि नहीं। अगर हमको ऐसे नीचे खींचो तो हम ऊपर वाले को खींच के रखेंगे, ज्यादा खींचोगे कि नहीं खींचोगे, तो ये क्या हुआ, ये क्या स्ट्रेच हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो स्ट्रेच हुआ, इसको बोलते हैं इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। और यही जो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें किसी चीज बहुत हल्की चीजों को रख देते हो तो ये क्या करता है, झेल लेता है प्रोसेस को। बात समझ में, सरफेस टेंशन क्या है, कोई दिक्कत है क्या। अब क्या हुआ, इस इमेजिनरी लाइन पे जो मॉलिक्यूल्स है इधर भी खींच रहा है, और ये जो सारे खींच रहा है, ये क्या करेगा, इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन, क्योंकि इनसे टेंशन आ गया है। अब इसमें तुम किसी चीज को रख भी दो ना, तो अगर बहुत हल्का चीज है तो उसको क्या करें। अब देखो ये फोर्सेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा इसका वैल्यू तो नहीं आ है ना, इतना बहुत ज्यादा नहीं कि आप क्या करो, एक कंचे रख दो, एक गोली रख दो और उसको बर्दाश्त कर ले, इतना नहीं, है ना। एक बहुत हल्के से नीडल को रखोगे तो वो बर्दाश्त कर लेगा, है ना। एक क्या करेगा, बहुत हल्के से एक पत्ते का टुकड़ा रख दो तो वो बर्दाश्त कर लेगा। एक मक्खी कभी कभी बैठ जाती है, वो फील बर्दाश्त कर लेता है ना, इसलिए इंसान को इसको बैठा दो बर्दाश्त कर लेगा, ऐसा नहीं करेगा, इतना ज्यादा फोर्सेस नहीं होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे फोर्सेस, हल्के हल्के चीजों को क्या करता है, ये बैलेंस कर लेगा। तो जब भी आप किसी इस पे रखते हो तो ये क्या थोड़ा सा नीचे जाता है और क्या करता है, इसको बैलेंस करता है, ठीक है। क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। कैसा, एक मेम्ब्रेन है जो स्ट्रेच हो गया, इसमें रबर को लेकर स्ट्रेच कर दो, है ना, उसमें किसी चीज को रखोगे तो झेल लेगा कि नहीं झेलेगा, झेलेगा ना। तो वैसे टाइप का समझ लो, उतना फोर्सेस नहीं होता, इसमें क्या होता है, हल्के फोर्सेस होता है। कोई दिक्कत है, किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं। तो इस मान इमेजिनरी जो हमने लाइन ड्रॉ किया, उस इमेजिनरी लाइन का लेंथ कितना है, L है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन का लेंथ कितना है, L है। और ये जो सारे दोनों साइड लग रहे हैं, ये दोनों साइड फोर्सेस लग रहा होगा, है ना। तो दोनों साइड क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक। तो जो सरफेस टेंशन डिफाइन होता है वो होता है सरफेस टेंशन T is defined as the force per unit length acting
both sides of an imaginary line drawn on the free surface of फ्लूइड के फ्री सरफेस पे अगर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, हाँ एक और ये टेंजेंशियल होता है, ये जो फोर्स होगा, फोर्स किसके होगा, टेंजेंशियल। सर दोनों साइड फोर्स सेम लगेगा? एक सेकंड, क्या बोल रही? हाँ क्या बोल रही? फोर्स दोनों साइड सेम लगेगा उसमें? हाँ दोनों साइड सेम लगेगा, इसलिए पार्शियल नहीं, क्योंकि दोनों साइड वही लिक्विड है ना, वही मॉलिक्यूल्स है। अगर मॉलिक्यूल्स अलग होगा तो अलग लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब इधर क्या मॉलिक्यूल्स नहीं, मानो सारे के सारे कॉर्नर पे तुम देखने आ रहे हो, सबसे लास्ट वाले कॉर्नर पे देखो यहाँ पे, अब इधर का फोर्स ज्यादा होगा, इधर का फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि इधर कंटेनर के साथ लग रहा होगा फोर्सेस और इधर लिक्विड के साथ लग रहा होगा, तो कंटेनर के साथ हो सकता है कभी ज्यादा लगे, हो सकता है कभी कम लगे, वो भी हम लोग देखेंगे। फिर उसी से आता है हमारा कॉन्टेक्ट एंगल, कि आपका जो कंटेनर में रखे हो उस कंटेनर में किस टाइप का मेनिस्कस बनता है, किस टाइप का शेप बनेगा, वो डिसाइड करता है फिर उन दोनों के मिलकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। समझ में आए? तो अगर दोनों साइड लिक्विड है तो फोर्सेस सेम लगेगा, अगर एक साइड लिक्विड दूसरा है तो अलग फोर्सेस लगेगा, इधर तो क्या मानो सॉलिड है तो अलग फोर्सेस लगेगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब सरफेस टेंशन यहाँ तक लिखिए, मैथमेटिकली आप देख सकते हो जो सरफेस टेंशन T होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट। कोई दिक्कत, एनी डाउट नहीं ना? चलिए देखिए